सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गांव में शंभू और मंगलू नाम के दो चोर रहते थे, जो दूसरे गांव में जाकर चोरी किया करते थे, लेकिन अपने गांव में बहुत शरीफ बने रहते हैं। एक दिन वो खाली पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी पालमपुर गांव के निवासी हरिया और बंसी उस पेड़ के पास आकर एक दूसरे से बातें करने लगे। अरे बंसी भैया, सुना है कल मुखिया जी की बेटी की शादी की बारात शहर से आ रही है। क्या तुम्हारे पास न्योता आया है क्या? हाँ हाँ हरिया भैया, मेरे घर तो आई है दावत। तुम्हारे घर नहीं आई क्या? अरे बंसी भैया, मेरे घर तो खुद मुखिया जी आए थे कल। मुझे मेरे पूरे परिवार को दावत के लिए कह गए हैं। अरे सुना तो ये है कि मुखिया जी अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं। कल 21 तरह के तो पकवान बनेंगे खाने में। हाँ हाँ भाई, सुना तो यही है मैंने भी। अरे हरिया भैया, सोच सोच के तो मेरे मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। मैं तो आज शाम से ही खाना छोड़ दूंगा। हाँ, और अगर भूख लगी तो कल की दावत सोचकर ही रह जाऊंगा और कल खाऊंगा पूरे 21 पकवान। अरे बंसी भैया, कहीं भावनाओं में बहकर ज्यादा मत खा लेना, कहीं पेट खराब ना हो जाए। क्या फायदा, कहीं 21 पकवान के चक्कर में 21 दिन तक भूखा ना रहना पड़े तुम्हें। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो हरिया भैया। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन एक भी गांव में आसपास में ऐसी शादी नहीं हुई है अभी तक, जैसी कल मुखिया जी अपनी बेटी की कर रहे हैं। अरे तुम्हें पता नहीं, लड़का कलेक्टर है और मुखिया जी ने शादी के लिए अपनी 20 बीघे जमीन बेची है और वो सारा पैसा वो शादी में ही खर्च कर देंगे। चलो हरिया भैया, अभी से तैयारी में जुट जाते हैं। अरे बंसी भैया, मुखिया जी के साफ साफ आदेश है कि समारोह में ढंग के कपड़े पहन के आने हैं, नहीं तो कल उनकी नाक कट जाएगी। इसलिए कल हम दोनों को अच्छे कपड़े पहने हैं। सही कहा भैया तुमने, इसीलिए शहर से मैंने अपने लिए कल ही कपड़े सिलवा लिए थे। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनकी बात सुनकर शंभू और मंगू की आंखों में चमक आ गई। सुना मंगू, तूने पालमपुर के मुखिया की बेटे की शादी कलेक्टर से हो रही है। इस गांव का नाम सुना सुना सा लगता है। अरे मूर्ख, ये वही गांव है जहां कुछ दिन पहले हमने जमींदार की बेटी के शादी के गहने चुराए थे और वो गहने शहर में बहुत महंगे बिके थे। हाँ हाँ, याद आ गया। और उन पैसों में तुमने बेईमानी कर ली थी, तुमने मेरे हिस्से से भी पैसे मार लिए थे, याद आ गया मुझे। अरे तो हाँ, मेहनत भी तो मैंने सबसे ज्यादा करी थी। तूने क्या किया था? हाँ, तू तो बस बारात में खड़े होके लोगों से अंग्रेजी में हाय हेलो कर रहा था बस। हाँ, जैसे तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। गांव की लड़कियों से नैन मटक्का कौन कर रहा था भाई? और अगर मैं चेतावनी नहीं देता तो तुम उस दिन रंगे हाथों पकड़े जाते, और साथ में मैं भी। अरे अब वो सब छोड़, कल उसी गाँव में मुखिया की बेटी की शादी है। हाँ सही कह रहा है, इसका मतलब कल तो मुखिया ने खूब दान दहेज का प्रबंध भी किया होगा। हाँ, अरे जब खाने में किस तरह के पकवान बना रहा है तो सोच आभूषण कितने प्रकार के बनवाए होंगे, और महंगे महंगे भी तो। हाँ, और हमें किसी भी कीमत पर उन आभूषणों को चुराना होगा। लेकिन कैसे, अगर हम दोनों पहचान में आ गए तो? ओहो, तूने सुना नहीं, वो दोनों बेवकूफ क्या बात कर रहे थे कि शादी में अच्छे से कपड़े पहन कर आना है। अरे हमारे पास बढ़िया कपड़ों की कमी है क्या? कोई ब्रांडेड सा सूट पहन कर चलेंगे, कोई शक भी नहीं कर पाएगा हमारे पर। हाँ, और मौका देखकर मुखिया की बेटी के गहने लेकर चंपक हो जाएंगे। हाँ चलो। लेकिन शंभू भैया, हमें थोड़ा सावधानी से रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही महीने पहले हम उस गांव में चोरी कर आए हैं, कहीं कोई पहचान ले तो। अरे जा यार, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो हम अपने गांव चलते हैं, पिछले कुछ महीनों से हम अपने गांव ही नहीं गए। अरे सारे गांव वाले सोचते हैं कि हम शहर में कोई बड़ा बिजनेस करते हैं। चल फटाफट कपड़े बदल लेते हैं। ये बात तो मैं भूल ही गया था, चिंता मत कर मंगू। हम लोगों ने आज तक कितने ही गाँव में, शहरों में चोरी करी है और आज तक हमें कोई नहीं पकड़ पाया। पकड़ पाना तो दूर, हमारी तो थानों में तस्वीर भी नहीं लगी। हाँ, इतना बोलकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे और उन दोनों ने अपने बैग में से शहर वाले कपड़े निकलकर पहन लिए और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपने गांव पहुंच गए। वो दोनों गांव पहुंचे ही थे कि तभी गांव के दो लोग घसीटा और बल्ली ने उन्हें रोक लिया।
कैसे हो शंभू भैया? मैं तो ठीक हूँ घसीटा, तू बता कैसा है? अब तो तेरी पत्नी तुझे घसीट घसीट कर नहीं मारती ना? तुम भी कमाल करते हो शंभू भैया, तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। अरे घसीटा, तेरी शक्ल देखकर ही मजाक करने का मन कर बैठता है, तेरी शक्ल ही ऐसी है यार। वो सब छोड़ो शंभू भैया, ये बताओ शहर में एक मट्रू नाम की रेल बहुत बढ़िया बनी है। सत्यानाश, अरे वो मेट्रो रेल नहीं, मेट्रो होती है, मेट्रो। हमारे लिए क्या फर्क है भैया, मेट्रो हो या मेट्रो? हाँ अच्छा भैया, मैंने सुना है मेट्रो रेल में बहुत सुंदर सुंदर कन्याएं भी नृत्य करती है। हाँ भाई, शहर के लोग थोड़े खुले विचार के होते हैं। अरे शंभू भैया, मैं क्या कह रहा था कि एक बार हमें भी शहर ले चलो ना, हम भी मेट्रो रेल की सवारी कर लेंगे और साथ ही साथ अमिताभ बच्चन का घर भी देख लेंगे। हाँ बेवकूफ आदमी, मेट्रो ट्रेन दिल्ली में है और अमिताभ बच्चन का घर मुंबई में। अरे ये क्या बात कर रहे हो शंभू भैया, हम तो देखे थे टेलीविजन पे अमिताभ बच्चन मेट्रो रेल में बैठकर अपने घर जाता है। भैया मैं तो कहता हूँ यहाँ से निकल लो, नहीं तो ये दोनों पागल हमारा दिमाग खराब कर देंगे। ठीक है बल्ली और घसीटा, अब हम दोनों चलते हैं, अगली बार तुम दोनों को हम शहर जरूर लेकर जाएंगे। हाँ इतना बोलकर दोनों वहाँ से चले गए। मंगू शंभू के घर के बाहर खड़ा होकर बोला, 1 घंटे बाद मैं आपको आपके घर पर बुलाने आ जाऊंगा। क्यों, तू घर के अंदर नहीं आएगा क्या? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो तेरे घर आऊंगा? तेरी पत्नी कम सीआईडी ज्यादा लगती है यार। जैसे ही घर में घुसता हूँ सवालों के सवाल, सवालों पे सवाल। मुझे तो समझ नहीं आता यार शंभू, तू अपनी पत्नी को झेलता कैसे है? धीरे बोल मंगू, धीरे बोल, अगर इसने सुन लिया तो ये मेरी यही बैंड बजा देगी यार। आ गए कलेक्टर साहब, बहुत जल्दी याद आ गई तुम्हें अपनी पत्नी की। सही सही बताओ, 1 महीने कहाँ काला मुँह कर रहे थे तुम? कजरी, मुझे आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुआ कि तूने टर्टर करना शुरू कर दिया, इसी वजह से मैं यहाँ नहीं आता। और बताओ तो क्या करूँ, तुम्हारी आरती उतारूं? कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे भी अपने साथ शहर ले चलो, कि नहीं, मुझे ले जाने के नाम पर तो तुम्हारी नानी मर जाती है। अरे उन्हें मरे हुए तो सालों हो गए। कह देती हूँ, इस बार मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। तुम्हें अकेले तुम्हारे दोस्त के साथ नहीं जाने दूंगी, इस बार मैं भी चलूंगी। गाँव वाले मुझसे अलग अलग अजीब अजीब सवाल करते हैं, पूछते रहते हैं कि ऐसा तुम्हारा पति कैसा शहर में काम करता है। अरे तुमसे कहा तो है, हमारा शहर में कपड़ों का व्यापार है, एक बड़ा बंगला भी है। अरे तो मुझे उस मकान की एक तस्वीर ही दिखा दो पति देव, मुझे तो पक्का यकीन है कि तुम शहर में जाकर जरूर कुछ उल्टा सीधा धंधा करते हो। बकवास बंद कर कजरी, कुछ देर बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, सुनो, शहर से मैंने तुमसे कुछ चांदी के छल्ले मंगवाए थे, वो लाए हो क्या? जब देखो चांदी के छल्ले, चांदी के छल्ले। अरे पिछली बार जो लाकर दिए थे वो कहाँ गए? वो सब मुझे नहीं मालूम, वो मुझसे खो गए, अब मुझे दूसरे चाहिए। ठीक है, पागल समझा है तूने कजरी, सीधे सीधे क्यों नहीं बताती? जो मैं शहर से तेरे लिए जितने भी छल्ले लाता हूँ तू वो अपने घर नहीं देकर आती? खबरदार जो अपनी जुबान से मेरे घर वालों का नाम लिया तो। नहीं तो क्या कर लेगी तू? अभी की अभी अपने भाइयों को बुलाकर तुम्हारा मुंह लाल करवा दूंगी। याद रखो, 6 भाई हैं मेरे, पिछली बार की मार भूल गए क्या? मेरा दोस्त कपटा बिल्कुल सही कहता है, पता नहीं तेरी जैसी औरत को मैं कैसे झेलता हूँ। खबरदार जो तुमने उस कलमुहे करमचले दोस्त का नाम मेरे सामने लिया तो। निठल्ला कहीं का, उसकी तो आंखों में ही छिछोरापन झलकता है, छिछोरा कहीं का। बस कर कजरी, पति थका हारा घर में आया है, पानी का तो तूने पूछा नहीं, ऊपर से भाइयों से पिटवाने की धमकी देने लगी। जा पानी लेकर आ मेरे लिए एक गिलास। शंभू की बात सुनकर कजरी गुस्से से अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद मंगू वहां आ गया और दोनों पालमपुर गांव चले गए। अगले दिन बड़ी ही चालाकी से शंभू और मंगू शहर से आई बारात में शामिल हो गए। शंभू बहुत होशियारी से मंगू से बोला, बहुत होशियारी से काम करना मंगू, और हाँ, ओवर एक्टिंग करने की कतई जरूरत नहीं है। याद है ना पिछली बार तेरी ओवर एक्टिंग की वजह से हम फंसते फंसते बचे थे। मत करो शंभू भैया, इस बार कोई ओवर एक्टिंग नहीं करूंगा, बल्कि इस बार तो ऐसी एक्टिंग करूंगा कि यहाँ से चोरी करने के बाद हम दोनों मुंबई जाएंगे। और मुंबई में जाकर क्या करेंगे? अरे झकास 1 2 का 4 4 2 का 1 करेंगे। बस कर मंगू, अब जरा काम पर ध्यान दे, जरा देख मुखिया ने गहने कहाँ रखे होंगे। इतना कहकर शंभू वहां से चला गया और मंगू बारातियों में शामिल होकर बाराती होने की एक्टिंग करने लगा।
वहीं पर मुखिया हाथ जोड़कर बारातियों का स्वागत करने लगे। मगर जैसे ही मुखिया की नजर मंगू पर पड़ी, मुखिया कुछ सोचता हुआ बोला, आप तो इस गांव के नहीं लगते। अरे मैं गांव का कहाँ से लगूंगा, मैं तो बाराती हूँ। माफ कीजिएगा, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपको कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, मेरी तस्वीरें अखबारों में छपती रहती हैं। वैसे क्या व्यापार करते हैं आप? मेरा बहुत बड़ा कपड़ों का व्यापार है और देश विदेश में हर जगह बस मेरे कपड़ों का ही नाम है। यहाँ तक कि प्रेस वाले, मीडिया वाले हमेशा मेरी फोटो अखबार में छापते रहते हैं। मंगू की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया। तभी वहाँ शंभू आ गया। शंभू को देखते हुए मुखिया बोला, क्या आप बाराती हैं? मैं भी बारातियों में से एक हूँ। क्या आपको कोई शक है? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि गांव में बारातियों की मेहमान नवाजी ऐसे की जाती है। मैं देख रहा था कि आप मेरे दोस्त से भी काफी सवाल जवाब कर रहे थे। नहीं नहीं, आप तो बुरा मान गई। आपका दोस्त बता रहा था कि इनकी तस्वीर अखबारों में छपती रहती है। हाँ हाँ, हम दोनों का पार्टनरशिप में कपड़ों का बहुत बड़ा काम है। इतना कहकर शंभू मंगू का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गया। अरे क्या जरूरत थी तुझे इतने बड़े बड़े ढींगे मारने की? अरे शंभू भाई, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुखिया ने किसी से सवाल नहीं पूछा, सिर्फ मुझसे ही पूछे। अरे मूर्ख, हम यहाँ बाराती बनकर खाना खाने नहीं आए हैं, हम यहाँ गहने चुराने आए हैं। और मुझे पता चल गया है कि मुखिया ने गहने कहाँ रखे हैं। चल मेरे साथ। जिसके बाद शंभू और मंगू लोगों की नजरों से बचते हुए गहनों वाले कमरे में जा पहुँचे। वहाँ जाकर शंभू ने अलमारी से गहनों का बक्सा बाहर निकाला। देख, ये रखे सारे गहने, इनको फटाफट से अपने बैग में डाल। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा शंभू भाई, इतने सारे गहने, लाखों के गहने ऐसे खुले कैसे रख रखे हैं? पूरा घर लोगों से खचाखच भरा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे बेवकूफ, ये गड़बड़ तेरे दिमाग में है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जिसके बाद शंभू और मंगू ने सारे गहने एक बैग में डाल दिया और सीधे मोटरसाइकिल पर बैठकर वो दोनों फरार हो गए। ये मोटरसाइकिल तुम शहर की बजाय गांव की तरफ क्यों ले रहे हो? अभी रात का समय है, पहले हम लोग अपने गांव चलेंगे, सुबह जल्दी हम शहर की ओर निकल पड़ेंगे। और अगर इस वक्त हम शहर की ओर जाएंगे तो वो मुखिया हमें पुलिस के हाथों पकड़वा देगा, क्योंकि वो पुलिस को लेकर शहर के रास्ते पर ही जाएगा। मैं आज तुम्हारे घर ही सोऊंगा। पर तुझे तो तेरी भाभी से बहुत डर लगता था ना? सब जानता हूँ, इतने मैं सुबह उठ कर आऊंगा, इतने तुम आधे गहने चपट कर जाओगे। हाँ, सब जानता हूँ मैं। अच्छा, हिस्सा आधा आधा। जब चोरी कर रहे थे तब तो तुझे बड़ी दया आ रही थी, अब चोरी पूरी हो गई तो तुझे तेरा हिस्सा याद आ गया। तुम आ गए? तुम तो कह रहे थे कि तुम कुछ दिन बाद आओगे, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे कितनी बार कहा है कजरी, ज्यादा सवाल मत किया कर। हाँ, दोनों सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। पुलिस का सायरन सुनकर तुम दोनों के चेहरे पर पसीना क्यों आ रहा है? तुम दोनों क्यों घबरा रहे हो? कजरी ने इतना बोला ही था कि तभी कुछ पुलिस वाले और मुखिया वहां आ पहुंचे। मुखिया ने पुलिस वालों की ओर देखकर कहा, इतना कहकर इंस्पेक्टर ने शंभू के हाथ से पॉलिथीन छीन ली। ये सब क्या है? लगता है तुम्हें तुम्हारे पति के कारनामों के बारे में नहीं पता। मेरे पति बहुत बड़े व्यापारी हैं, शहर में कपड़ों का व्यापार करते हैं। ये कोई कपड़ों का व्यापार नहीं करता, बल्कि ये और इसका साथी मिलकर चोरी करते हैं। तुम दोनों सोच रहे होगे कि आखिर मुझे कैसे पता चला कि तुम दोनों यहाँ होगे। अरे पहचान तो मैंने तुम्हें उसी वक्त लिया था जब तुम मेरे घर आए थे, लेकिन हम तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे बेटा। तो क्या मतलब? पिछली बार जब जमींदार के घर में चोरी हुई थी ना, हम तब से तुझ पर नजर जमाए हुए थे। मुझे यकीन था कि तुम मेरी बेटी की शादी में जरूर आओगे, और इसी योजनावश मैंने पूरे गांव में ये खबर फैला दी थी कि मैं अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर रहा हूँ। और मुझे यकीन था कि तुम मेरी बेटी के गहने चुराने जरूर आओगे, इसीलिए मैंने इंस्पेक्टर की मदद लेकर उन गहनों में ट्रांसमीटर चिप लगवा दी थी। और इसी वजह से जैसे ही तुमने गहने चुराए, हमें सब पता चल गया। हमें माफ कर दीजिए, हम आइंदा कभी चोरी नहीं करेंगे। जिसके बाद उन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई और सारे गांव में ये खबर फैल गई कि वो दोनों चोर थे, ना कि व्यापारी।